हेलो एवरीवन। आज का चैप्टर है बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। सामान्य बालक अभिवृद्धि तथा विकास की दिशा में अग्रसर होता हुआ एक प्राणी है। समय के साथ उसमें बहुत से गुणात्मक तथा परिमाणात्मक परिवर्तन आते हैं, जिनका सम्मिलित नाम विकास कहलाता है। धीरे धीरे उसकी लंबाई, भार, क्रियात्मक क्रियाओं, प्रत्यक्षीकरण, संवेगात्मक नियंत्रण, सामाजिक समायोजन, भाषा योग्यता इत्यादि का एक नियमित प्रतिरूप के अनुसार अभिवृद्धि तथा विकास होता रहता है। इस विकास का ज्ञान शिक्षक को अपने शिक्षण कार्य को अधिक प्रभावशाली बनाने में काफ़ी सहायक हो सकता है। किसी निश्चित आयु के बालकों के पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं को नियोजित करते समय शिक्षक को यह जानना आवश्यक हो जाता है कि उस आयु के बालकों में सामान्यतः किस प्रकार की शारीरिक व मानसिक क्षमता है, उन्हें किस प्रकार की सामाजिक क्रियाओं में लगाया जा सकता है तथा वे अपने संवेगों पर कितना नियंत्रण रख सकते हैं। शिक्षक को उस आयु के सामान्य बालकों के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक परिपक्वता के स्तर का ज्ञान होना आवश्यक है, जिससे वह उनकी क्रियाओं को नियंत्रित करके उन्हें अपेक्षित दिशा प्रदान कर सके। बाल विकास के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। विकास की प्रक्रिया निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती है। विकास की एक निश्चित दिशा होती है। यह सामान्य से विशेष की ओर बढ़ता है। यह विकास अनियमित रूप से व आकस्मिक ढंग से नहीं होता, बल्कि क्रमबद्ध, धीरे धीरे व निश्चित समय पर होता है। यद्यपि विकास की गति व्यक्तिगत भिन्नता पर भी निर्भर करती है, लेकिन कुछ ऐसे सर्वमान्य सिद्धांत हैं जो विकास के हर क्षेत्र पर लागू होते हैं। विकास के कुछ मुख्य सिद्धांत निम्नलिखित हैं। पहला, निरंतरता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। इस सिद्धांत के अनुसार विकास एक न रुकने वाली प्रक्रिया है। माँ के गर्भ से ही यह प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। एक छोटे से नगण्य आकार से अपना जीवन प्रारंभ करके हम सबके व्यक्तित्व के सभी पक्षों, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक आदि का संपूर्ण विकास इसी निरंतरता के गुण के कारण भली भांति संपन्न होता है। दूसरा, वैयक्तिक अंतर का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस सिद्धांत के अनुसार बालकों का विकास और वृद्धि उनकी अपनी वैयक्तिकता के अनुरूप होती है। वे अपनी स्वाभाविक गति से ही वृद्धि और विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ते रहते हैं और इसी कारण उनमें पर्याप्त विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं। कोई भी एक बालक वृद्धि और विकास की दृष्टि से किसी अन्य बालक के समरूप नहीं होता। विकास के इसी सिद्धांत के कारण कोई बालक अत्यंत मेधावी, कोई बालक सामान्य तथा कोई बालक पिछड़ा या मंद होता है। तीसरा, विकास क्रम की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न। यह सिद्धांत बताता है कि विकास की गति एक जैसी न होने तथा पर्याप्त वैयक्तिक अंतर पाए जाने पर भी विकास क्रम में कुछ एक रूपता के दर्शन होते हैं। इस क्रम में एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में कुछ एक जैसी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए, मनुष्य जाति के सभी बालकों की वृद्धि सिर की ओर से प्रारंभ होती है। इसी तरह बालकों में गत्यात्मक और भाषाई विकास में भी एक निश्चित प्रतिमान और क्रम के दर्शन किए जा सकते हैं। चौथा, वृद्धि एवं विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज नॉट यूनिफॉर्म। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत चलती तो है, किंतु इस प्रक्रिया में विकास की गति हमेशा एक जैसी नहीं होती। शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र होती है, परंतु बाद के वर्षों में यह मंद पड़ जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। इस प्रकार वृद्धि और विकास की गति में उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रह पाती।
पांचवा, विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक रेस्पॉन्सेस। विकास और वृद्धि की सभी दिशाओं में विशिष्ट क्रियाओं से पहले उनके सामान्य रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण के लिए, अपने हाथों से कुछ चीज़ पकड़ने से पहले बालक इधर से उधर यूं ही हाथ मारने या फैलाने की चेष्टा करता है। इसी तरह शुरू में एक नवजात शिशु के रोने और चिल्लाने में उसके सभी अंग प्रत्यंग भाग लेते हैं, परंतु बाद में वृद्धि और विकास की प्रक्रिया के फलस्वरूप यह क्रियाएं उसकी आँखों और वाक् तंत्र तक सीमित हो जाती हैं। भाषा विकास में भी बालक विशेष शब्दों से पहले सामान्य शब्द ही सीखता है। पहले वह सभी व्यक्तियों को पापा कहकर ही संबोधित करता है। इसके पश्चात ही वह केवल अपने पिता को पापा कहकर संबोधित करना सीखता है। छठा, परस्पर संबंध का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेशन। विकास के सभी आयाम जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि एक दूसरे से परस्पर संबंधित हैं। इनमें से किसी भी एक आयाम में होने वाला विकास अन्य सभी आयामों में होने वाले विकास को पूरी तरह प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उदाहरण के लिए, जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है, वे शारीरिक और सामाजिक विकास की दृष्टि से भी काफ़ी आगे बढ़ते हुए पाए जाते हैं। दूसरी ओर, एक क्षेत्र में पाई जाने वाली न्यूनता दूसरे क्षेत्र में हो रही प्रगति में बाधक सिद्ध होती है। यही कारण है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। सातवां, एकीकरण का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। विकास की प्रक्रिया एकीकरण के सिद्धांत का पालन करती है। इसके अनुसार बालक पहले संपूर्ण अंग को और फिर अंग के भागों को चलाना सीखता है। इसके बाद वह उन भागों में एकीकरण करना सीखता है। सामान्य से विशेष की ओर बढ़ते हुए विशेष प्रतिक्रियाओं तथा चेष्टाओं को इकट्ठे रूप में प्रयोग में लाना सीखता है। उदाहरण के लिए, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ एवं अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। आठवां, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। डेवलपमेंट इज़ प्रेडिक्टेबल। किसी बालक में उसकी वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी की जा सकती है। उदाहरण के लिए, एक बालक की कलाई की हड्डियों का एक्स किरणों से लिया जाने वाला चित्र यह बता सकता है कि उसका आकार प्रकार आगे जाकर किस प्रकार का होगा। इसी तरह बालक की इस समय की मानसिक योग्यताओं के ज्ञान के सहारे उसके आगे के मानसिक विकास के बारे में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। नौवां, विकास की दिशा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। इस सिद्धांत के अनुसार विकास की प्रक्रिया पूर्व निश्चित दिशा में आगे बढ़ती है। विकास की प्रक्रिया की यह दिशा व्यक्ति के वंशानुगत एवं वातावरण जन्य कारकों से प्रभावित होती है। इसके अनुसार बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर टांगों को। इसके बाद ही वह अच्छी तरह बिना सहारे के खड़ा होना और चलना सीखता है। 10वां, विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। डेवलपमेंट इज स्पाइरल एंड नॉट लीनियर। बालक का विकास लंबवत सीधा न होकर वर्तुलाकार होता है। वह एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं होता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है। किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ते हुए उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए वर्षों में विश्राम लेता हुआ प्रतीत होता है, ताकि प्राप्त वृद्धि और विकास को स्थायी रूप दिया जा सके। यह सब करने के पश्चात ही वह आगामी वर्षों में फिर कुछ आगे बढ़ने की चेष्टा कर सकता है। 11वां, वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इज अ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट।
बालक की वृद्धि और विकास को किसी स्तर पर वंशानुक्रम और वातावरण की संयुक्त देन माना जाता है। दूसरे शब्दों में, वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में वंशानुक्रम जहां आधार का कार्य करता है, वहां वातावरण इस आधार पर बनाए जाने वाले व्यक्तित्व संबंधी भवन के लिए आवश्यक सामग्री एवं वातावरण जुटाने में सहयोग देता है। अतः वृद्धि और विकास की प्रक्रियाओं में इन दोनों को समान महत्व दिया जाना आवश्यक हो जाता है। बाल विकास से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण सिद्धांत, अदर इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल्स रिलेटेड विथ चाइल्ड डेवलपमेंट। पुनर्बलन सिद्धांत, रीइंफोर्समेंट थ्योरी। इस सिद्धांत के प्रतिपादक डोलार्ड और मिलर हैं। इनके अनुसार बच्चे का जैसे जैसे विकास होता है, अधिगम करता जाता है। इन्होंने बाल्यावस्था के अनुभवों को वयस्क व्यक्तित्व के महत्वपूर्ण कारकों के रूप में स्वीकार किया है। इन्होंने अचेतन कारकों के अतिरिक्त चिंता और अधिगमित भय को व्यक्तित्व गतिशीलता में बहुत अधिक महत्व दिया है। इनके अनुसार भोजन, पानी, ऑक्सीजन और ताप कुछ अर्जित आवश्यकताएं हैं, परंतु इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अर्जित व्यवहार पूर्णतः पर्याप्त नहीं होता है। अतः बालक को अधिक जटिल व्यवहार का अधिगम इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना होता है। उदाहरण के लिए, नवजात शिशु का स्तनपान से संबंधित अर्जित व्यवहार उसकी भोजन की आवश्यकता के लिए अधिक समय तक पर्याप्त नहीं होता है। उसे भूख की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए कुछ अधिक स्तनपान के जटिल व्यवहारों को सीखना होता है। इनके अनुसार अधिगम के 4 महत्वपूर्ण अवयव हैं: अंतर्नोद यानी अभिप्रेरणा, संकेत यानी उद्दीपक, प्रत्युत्तर यानी स्वयं का व्यवहार तथा पुनर्बलन यानी पुरस्कार। सामाजिक अधिगम सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बंदूरा और वॉल्टर्स ने सामाजिक अधिगम के महत्व की पुष्टि अनेक प्रयोगात्मक अध्ययनों के आधार पर की है। बंदूरा ने एक प्रयोग में बच्चों को एक फिल्म दिखाई जिसमें एक वयस्क व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित किया गया था। फिल्म के 3 भाग थे। प्रत्येक बच्चे को केवल एक प्रकार की फिल्म दिखाई गई। पहली फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता था और इस व्यवहार के लिए उसे दंड दिया जाता था। दूसरी फिल्म में हीरो आक्रामक व्यवहार करता था और अपने इस आक्रामक व्यवहार के लिए पुरस्कृत होता था। फिर से पढ़ते हैं। पहले फिल्म में फिल्म का हीरो आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करता था और इस व्यवहार के लिए उसे दंड दिया जाता था। दूसरी फिल्म में हीरो आक्रामक व्यवहार करता था और अपने इस आक्रामक व्यवहार के लिए उसे पुरस्कृत होता था। तीसरी फिल्म में आक्रामक व्यवहार के लिए हीरो को न ही पुरस्कृत किया जाता था और न ही दंडित किया जाता था। फिल्म को प्रत्येक बच्चे को दिखाने के बाद प्रत्येक बच्चे को उन्हीं परिस्थितियों में रखा गया जिन परिस्थितियों से संबंधित उन्हें फिल्म दिखाई गई थी। इन परिस्थितियों में रहकर बच्चों के व्यवहार निरीक्षण कर यह देखा गया कि बच्चों ने उस व्यवहार का अनुकरण अपेक्षाकृत कम किया जो हीरो के आक्रामक व्यवहार और दंड से संबंधित था। सामाजिक अधिगम सिद्धांत में व्यवहार को प्रभावित करने वाले कारकों में केवल वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व दिया है। वंशानुक्रम कारकों को कोई महत्व नहीं दिया गया है। कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन 1 सामान्य से सामान्य की ओर, 2 सामान्य से विशिष्ट की ओर, तीसरा विशिष्ट से सामान्य की ओर और चौथा विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। दूसरा प्रश्न है, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है? ऑप्शन 1 बाल्यावस्था, ऑप्शन 2 किशोरावस्था, ऑप्शन 3 शैशवावस्था, ऑप्शन 4 प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है, बाल्यावस्था।
तीसरा प्रश्न है, आप अपनी कक्षा के छात्रों को पूरी कक्षा में कहीं पर भी बैठने की अनुमति दे देते हैं। उनमें से कुछ छात्र समूह बनाकर पढ़ते हैं तथा कुछ छात्र चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं, परंतु आपकी कक्षा के कुछ छात्रों के अभिभावकों को यह सब पसंद नहीं आता। इस स्थिति में क्या तरीका बेहतर होगा? ऑप्शन 1, अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। ऑप्शन 2, अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन 3, अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चों को निकाल लेना चाहिए। ऑप्शन 4, अभिभावकों को स्वयं कक्षा में जाकर पढ़ाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट होगा। अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त कर समस्या चर्चा करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से किसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ऑप्शन 1 डोलार्ड, ऑप्शन 2 मिलर, ऑप्शन 3 पियाजे, ऑप्शन 4 बंदूरा और वॉल्टर्स। तो ऑप्शन 4 करेक्ट है, बंदूरा और वॉल्टर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है, मानव विकास के संबंध में पुनर्बलन सिद्धांत निम्न में से किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन 1 डोलार्ड और मिलर, ऑप्शन 2 बंदूरा और वॉल्टर्स, ऑप्शन 3 पियाजे और मिलर, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है, डोलार्ड और मिलर। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा सिद्धांत बाल विकास में वातावरण संबंधी कारकों को ही महत्व देता है? ऑप्शन 1 विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, ऑप्शन 2 सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन 3 निरंतरता का सिद्धांत, ऑप्शन 4 परस्पर संबंध का सिद्धांत। तो ऑप्शन 2 करेक्ट है यहाँ पर, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर अंगुलियों को और फिर हाथ और अंगुलियों को एक साथ चलाना सीखता है। बाल विकास के संबंध में यह सिद्धांत क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 परस्पर संबंध का सिद्धांत, ऑप्शन 2 सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन 3 एकीकरण का सिद्धांत, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ ऑप्शन 3 करेक्ट है, एकीकरण का सिद्धांत। क्वेश्चन 8 है, किसी बच्चे के विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है? ऑप्शन 1 2 वर्ष की आयु के बाद, ऑप्शन 2 5 वर्ष की आयु के बाद, ऑप्शन 3 7 वर्ष की आयु के बाद, ऑप्शन 4 माँ के गर्भ से ही। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 करेक्ट है, माँ के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। क्वेश्चन 9, विकास कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है, तथ्य संबंधित है। ऑप्शन 1 निरंतरता के सिद्धांत से, ऑप्शन 2 वैयक्तिक अंतर के सिद्धांत से, ऑप्शन 3 विकास क्रम की एक रूपता के सिद्धांत से, ऑप्शन 4 एकीकरण के सिद्धांत से। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, निरंतरता के सिद्धांत से। क्वेश्चन नंबर 10, आप अपनी कक्षा में से 10 छात्रों को चुनकर 3 माह तक उनमें होने वाले विकास का अध्ययन करते हैं, तो आपके द्वारा किए गए अध्ययन में निम्नलिखित में से क्या सत्य हो सकता है? ऑप्शन 1 सभी छात्रों में विकास एक ही दिशा में हुआ, ऑप्शन 2 आधे छात्रों में विकास एक ही दिशा में परंतु आधे छात्रों में विकास भिन्न भिन्न दिशा में हुआ, ऑप्शन 3 सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ, ऑप्शन 4 इस संबंध में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, सभी छात्रों में विकास अलग अलग दिशा में हुआ। क्वेश्चन नंबर 11, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। ऑप्शन 1 विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, ऑप्शन 2 प्रातःकालीन विद्यालयी सभाओं को संबोधित करना, ऑप्शन 3 विद्यालय के बाग की देखभाल करना, ऑप्शन 4 पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए न जाना। क्वेश्चन नंबर 12 है, आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है। आप उसके विषय में पता करते हैं तथा पाते हैं कि वही छात्र अपने घर पर बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय पर निम्न में से क्या विचार देंगे? ऑप्शन 1 विद्यालय प्रत्येक समय बच्चों को खूब बातें करने का अवसर देता है, ऑप्शन 2 शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें, ऑप्शन 3 उस बच्चे को उसका घर पसंद नहीं है, ऑप्शन 4 उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, डोलार्ड और मिलर के अनुसार अधिगम को कितने प्रमुख अवयवों में बांटा जा सकता है? ऑप्शन 1 1, ऑप्शन 2 2, ऑप्शन 3 3, ऑप्शन 4 4। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है। 4 अवयवों में बांटा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, विकास की दिशा होती है। ऑप्शन 1 निश्चित, ऑप्शन 2 अनिश्चित, ऑप्शन 3 निश्चित व अनिश्चित दोनों ही प्रकार की, ऑप्शन 4 उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट है, निश्चित होती है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, आपकी कक्षा की एक छात्रा रजनी की लंबाई पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 6 इंच बढ़ गई है। इससे इस परिवर्तन को आप क्या कहेंगे? ऑप्शन 1 रजनी का विकास तेजी से हो रहा है, ऑप्शन 2 रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है, ऑप्शन 3 रजनी ज़्यादा काम करने लगी है, ऑप्शन 4 रजनी पढ़ाई में कमज़ोर होती जा रही है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, रजनी में वृद्धि तेजी से हो रही है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं, विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? ऑप्शन 1 विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है, ऑप्शन 2 वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है, ऑप्शन 3 किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती, ऑप्शन 4 विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। क्वेश्चन नंबर 17, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है? ऑप्शन 1 हरलॉक, ऑप्शन 2 जीन पियाजे, ऑप्शन 3 ड्रेवर, ऑप्शन 4 फ्रॉयड। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर है, ड्रेवर। क्वेश्चन नंबर 18, आप एक शिक्षक होने के नाते शिक्षक का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या मानते हैं? ऑप्शन 1 विषय वस्तु, ऑप्शन 2 शिक्षण विधियाँ, ऑप्शन 3 अध्यापक एवं छात्रों का संबंध, ऑप्शन 4 विद्यालय का फर्नीचर। तो ऑप्शन 3 करेक्ट है, अध्यापक एवं छात्रों का संबंध। क्वेश्चन 19, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है। आपको हमेशा लगता है कि कहीं राजू हमेशा पिछड़ा न रह जाए। ऑप्शन 1 संवेगात्मक विकास में, ऑप्शन 2 बौद्धिक विकास में, ऑप्शन 3 सामाजिक विकास में, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी में। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट है, उपरोक्त सभी में। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं, आप अपने विद्यालय के कुछ छात्रों के विकास पर पिछले 2 वर्षों से विश्लेषण कर रहे हैं। आपके विश्लेषण का सार निम्न में से क्या हो सकता है? ऑप्शन 1 विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है, ऑप्शन 2 विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ऑप्शन 3 विकास की दिशा सामान्य से विशिष्ट की ओर होती है, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। तो ये थी हमारी आज की क्लास। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।